Everyone, I welcome you all to Mahesh Bharadwaj physics classes. We are coming frequently with certain videos of different classes from classes 9 to 12. So today I am here with one chapter from class 9, physics. That chapter is gravitation, and within that chapter there are certain topics that we'll be discussing today. So let's get started with the chapter gravitation. अब ग्रेविटेशन शुरू करना हो सबसे पहले ग्रेविटेशन डिफाइन करना पड़ता है. ग्रेविटेशन डिफाइन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है. वो कॉन्सेप्ट है मास. तो हम शुरुआत करते हैं मास से. तो मास क्या होता है वो देखते हैं बेटा. ये वो बॉडी वाला मास नहीं होता है यार जो हम बोलते हैं मास दैट मीट मटन ऑल. दिस इज नॉट दैट. सो मास की अगर हम बात करेंगे मास क्या रहेगा. मास को आप हमेशा रिलेट करोगे स्टेट्स ऑफ मैटर से. स्टेट्स ऑफ मैटर रिकॉल करो. स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है. सॉलिड, लिक्विड, गैस. अब मेरे अंदर जितना भी सॉलिड है, जितना भी लिक्विड है, जितना भी गैस है, वो आपके पास क्या दे देगा. मास. सो किसी भी बॉडी के अंदर जो टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है that is taken as mass. So in general, if we are to frame a statement regarding mass, what we can say is it is the quantity of matter inside a body. So we'll call it to be quantity of matter inside a body. I'm not writing it in detail. Yes, I'm briefing it directly that quantity of matter in a body is taken as your mass. अब मास का अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता. उसका अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड होता है. अगर उसका मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होता तो आपको अगर अंदाजा है स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के रिगार्डिंग आप क्या कह सकते हो. क्योंकि मास का मैग्नीट्यूड होता है मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के साथ में आ जाएगी, वो मैग्नीट्यूड हो गया है. लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, पता नहीं है किधर जाएगा, कैसे जाएगा, कोई डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन नहीं है. तो आप उसको क्या बोलते हैं. वी कॉल दैट क्वांटिटी टू बी अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. और उस क्वांटिटी को आप कहते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. अब यहां पर मैं एक चीज और मेंशन कर रहा हूं, इसका यूनिट. बिकॉज आप जब कोई चीज पढ़ते हो बेटा उसके रिगार्डिंग अगर वो कोई फिजिकल क्वांटिटी है ना उसका यूनिट जरूर पढ़ते हो. कई क्वांटिटी ऐसी है जिनका यूनिट होता नहीं है, लेकिन मास का यूनिट होता है. मास का यूनिट आपके पास दो अलग अलग सिस्टम में आप पढ़ोगे. फर्स्ट इज SI, सेकेंड वन इज CGS. SI आपका स्टैंडर्ड सिस्टम होता है, स्टैंडर्ड सिस्टम. दूसरा क्या है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. SI का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इंटरनेशनल, जो यूनिट आपके पास होता है. लेकिन वो आपने याद कैसे रखना है. SI स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड. तो आपके पास SI मतलब स्टैंडर्ड सिस्टम. CGS आपके पास एक दूसरा सिस्टम है जिसमें आप आसानी से SI सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हैं. C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम्स, S फॉर सेकेंड. सो CGS. अब यहाँ पर मास का यूनिट SI सिस्टम में आता है किलोग्राम और CGS में आता है ग्राम. याद रखना है जो पहली चीजें आपके पास यहाँ बताई जा रही है. मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या है, स्केलर है, वेक्टर है. स्केलर है क्यों, डायरेक्शन नहीं है. लेकिन अगर मैं बात करता हूं कितना मास है, इट कैन बी 10 किलोग्राम, इट कैन बी 10,000 ग्राम, इट कैन बी 5 किलोग्राम, इट कैन बी 5,000 ग्राम. वो 5 किलोग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका साइज, मैग्नीट्यूड. न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताता है, साइज. तो आपको बोला जाता है कोई भी क्वांटिटी स्केलर कब होगी, जब आपके पास उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती. तो इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है बेटा. इसका मैग्नीट्यूड तो है, जैसे बोल दिया 5 किलोग्राम है, डायरेक्शन क्या है, कुछ नहीं है. अगर डायरेक्शन नहीं तो क्वांटिटी क्या हो गई है, स्केलर क्वांटिटी हो गई है. अब अगर मास को फर्दर आगे लेके चलते हैं, बिकॉज हमें टर्म कौन सा डिस्कस करना है, ग्रेविटेशन. अब ग्रेविटेशन डिस्कस करने से पहले आपको जो टर्म बताई गई थी दैट टर्म वाज मास. ग्रेविटेशन बेसिकली क्या होता है, ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सेम और डिफरेंट मासेस. दो बॉडीज है जिनका मास सेम हो सकता है, दो बॉडीज जिनका मास डिफरेंट भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. इफ दे आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस, दे आर केप्ट अ डिस्टेंस अपार्ट और दे आर क्लोज टू ईच अदर. उन दो बॉडीज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है. वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दो बॉडीज के बीच में रहता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन. सो बेसिकली ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ attraction, and this force of attraction is there because of masses. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि ग्रेविटेशन जो फोर्स आएगा, ये फोर्स किसकी वजह से बेटा, मासेस की वजह से. तो हम बोलते हैं इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बिकॉज ऑफ देयर मासेस. उनके मासेस की वजह से जो आपके पास रहेगा वो आपका फोर्स क्या बन जाता है, ग्रेविटेशन बन जाता है. अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज.
हम डिफरेंशिएट करते हैं बहुत बार चीज़ों को, ग्रेविटी अलग चीज़ है, ग्रेविटेशन अलग चीज़ है, लेकिन ग्रेविटी को हम जनरली अगर पूछा जाए क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेविटी। नहीं, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होता, ग्रेविटी इज अ फोर्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में तो नाम ही पता लग रहा है ना, एक्सेलरेशन, तो वो क्या है, एक्सेलरेशन, लेकिन ग्रेविटी क्या है, फोर्स। तो आपको अगर बोला जाए ग्रेविटी क्या है, आप क्या बोलोगे, इट इज अ फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। एक बॉडी है, उसको नीचे को कौन खींच रहा है, अर्थ खींच रही है, अर्थ खींच रही है नीचे को, मैं खड़ा हूं, चौक नीचे आ रहा है, क्यों, ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैकेनिज्म इसके बाद आता है। अभी पहले क्या बोलूंगा, एक फोर्स है जो इसको नीचे खींच रहा है, वो फोर्स कौन सा है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। अब इसी तरह से अगर मैं वेट का स्टेटमेंट क्रिएट करूंगा, डेवलप करूंगा, वेट का स्टेटमेंट भी सेम आएगा, बट फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेविटी की। हम बोलेंगे फोर्स with which object is pulled towards the center of earth। वो आपका आता है कॉन्सेप्ट किसका, ग्रेविटी का। ये दोनों स्टेटमेंट सिर्फ इनिशियली ये इसलिए बताई गई हैं ताकि आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस ऑब्जर्व कर सकें कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन दो अलग अलग टर्म्स हैं। ग्रेविटेशन तो बेटा किन्हीं भी मासेस के कॉरेस्पॉन्डिंग हो सकता है, एंड अगर मैं अपनी बात करता हूँ, स्क्रीन की बात करता हूँ, अपनी बात करता हूँ या बोर्ड की बात करता हूँ, मेरा भी मास है, इसका भी मास है, तो हम दोनों को भी एक दूसरे की ओर क्या होना चाहिए, एज पर ग्रेविटेशन क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं। द सेम वे मुझ में और इस स्क्रीन के बीच में भी क्या होना चाहिए, कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, तो हम दोनों को भी एक दूसरे के पास आना चाहिए। टेक्निकली जो ग्रेविटेशन है बेटा, उसको हम जब रिलेट करते हैं किन कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, जाते हैं उन प्लेनेटरी मोशन पर। सन को एक पॉइंट पर फोकस पर रखकर आप देखते हो अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, नॉट अर्थ ओनली, देयर आर 8 प्लैनेट्स व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड सन बाय कीपिंग सन एट वन ऑफ द फोकस। सन को एक फोकस पर रख के उसके अराउंड 8 प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, क्यों, ग्रेविटी, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अब वो सन के अराउंड क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि सन का मास ज्यादा है, सन का मास ज्यादा है। अब इसको अगर मैं रिलेट करता हूं अर्थ और मून की कंपैरिजन करते हैं, अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता है, क्यों, मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ और मून के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, विच इज बाइंडिंग देम टुगेदर। वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। अब यहाँ मैकेनिज्म क्या आ गया यार, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी है तो मैं इस बोर्ड की ओर क्यों नहीं जा रहा हूँ या बोर्ड मेरी ओर क्यों नहीं जा रहा है, सीधा सा मैकेनिज्म है, क्यों, क्योंकि आपके पास बोर्ड और मेरे बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेविटेशन तो है, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसका ये है कि ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है। जितनी भी आपकी एलिमेंट्री फोर्सेज हैं उनमें सबसे वीकेस्ट फोर्स ये है, याद करो, खैर आपने शायद ये पढ़ा नहीं है पहले। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अमंग सम weakest forces operating, it is not among some, it is the weakest force, it is the weakest force operating in nature। इसका कंपैरिजन अगर उन एलिमेंट्री फोर्सेज से करते हैं हम, तो आपकी जो एलिमेंट्री फोर्सेज हैं वो एलिमेंट्री फोर्सेज कौन कौन सी हैं, रिकॉल करते हैं यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कौन कौन सी आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक, उन दोनों के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल बहुत 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 वीक है। फिर अगर करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक से, उनसे भी स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स, उनके कंपैरिजन में भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक फोर्स है। तो क्योंकि पहला पॉइंट अगर आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है कि मैं इस बोर्ड की ओर क्यों नहीं जा रहा हूं, तो पहली चीज आप क्या बोलोगे, तुमने सीधा बोल देना है भाई ऐसा है, ये दोनों एक दूसरे की ओर इसलिए नहीं जाने वाले क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स ऑपरेटिंग इन नेचर है, पहली चीज। और दूसरा जो लॉजिक आप इसके लिए दोगे वो क्या होगा, मैं अभी बताता हूं। अब इसके लिए जो दूसरा लॉजिक आप लोगों के पास आने वाला है ना, वो काफी अलग सा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। ये अर्थ है यार, अर्थ के ऊपर यहां मैं खड़ा हूं, यहां कोई दूसरा ऑब्जेक्ट खड़ा है, इतना दूर क्यों रखना है, यहाँ पास में रख देते हैं इसको। ऐसा करते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट को बहुत पास ले आते हैं, एक यहाँ आ गया एक यहाँ आ गया, पास में आ गए। अब मान लो डस्ट और मैं, हम दोनों की बात करते हैं, मैं इसकी ओर अट्रैक्ट होना चाहिए, मेरी ओर अट्रैक्ट होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं, सिंपल, ग्रेविटेशन यही बोलता है। लेकिन एक चीज कंपेयर करो ना यार, मेरा मास है क्या, अर्थ का मास नहीं है, अर्थ का मास है, तो मतलब जिस फोर्स से अर्थ मुझे खींच रहा है और जिस फोर्स से
अर्थ इस डस्टर को खींच रहा है, अब इसको कंपेयर करो उस फोर्स से जिस फोर्स से मैं डस्टर को खींच रहा हूं, क्या कोई कंपैरिजन होगा? नहीं। क्यों? अर्थ का बहुत बड़ा मास है भाई, ये बहुत बड़ी है, तो मतलब अर्थ जो फोर्स मुझ पर अप्लाई करेगी वो बहुत ज्यादा है, अर्थ जो फोर्स डस्टर पे अप्लाई करेगी वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो फोर्स मैं डस्टर पे अप्लाई करूंगा उसका वैल्यू इस फोर्स के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, इसीलिए ना तो मैं बोर्ड की ओर जाने वाला हूं ना ही बोर्ड मेरी ओर जाने वाला है। सो ये बड़ा सीधा सा मैकेनिज्म है। क्या बोलोगे आप? रिलेट कर लोगे इसको इस तरह से कि आपके पास इसका मास ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, ये दोनों ऑटोमेटिकली एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट नहीं होने वाले। क्यों? अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा है। सीधा सा मैकेनिज्म है। अब इसके बाद जब आप इस ग्रेविटेशन के मैकेनिज्म को समझ जाते हैं, हम मूव करते हैं आपके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई रिपीट वन मोर टाइम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है बेटा, ये दिया था आइजैक न्यूटन, उनको हम बोलते थे सर आइजैक न्यूटन। तो इसको आप तो या तो कह सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सो आई कैन राइट इट टू बी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो यहां मैंने लिख दिया है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं न्यूटन्स और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। या बोल दोगे आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मैं इसको बोल सकता हूं। न्यूटन्स लॉ तो सबको पता लग गया, क्यों? क्योंकि न्यूटन ने दिया है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों? अरे इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द यूनिवर्स। जस्ट आई टेल यू द टर्म इटसेल्फ मेक द कंप्लीट सेंस। डायग्राम से तो बाद में पता लगेगा, नाम से क्लियर हो जाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने दिया है भाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन थ्रू आउट द यूनिवर्स एज इट इज रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, तो इसको आप क्या बोल दोगे? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहां से क्लियरली बोल सकते हैं बेटा। ये आपका आता है सिर्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका स्टेटमेंट आएगा इसके बाद में, पहले मैंने आपको सिर्फ क्लियर करा है इसका हेडिंग के रिगार्डिंग। यहां पर एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, अगर आपने न्यूटन और आइंस्टाइन इन दो को कंप्लीटली पढ़ लिया है, तो इस वर्ड में जितनी फिजिक्स है उसका 90% आप पढ़ चुके हो। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर न्यूटन आइंस्टाइन पढ़ लिया ना आपने यार पूरा, तो मतलब इस दुनिया की फिजिक्स का 90% तुमने पढ़ लिया है, जो हम लोगों को अभी तक पता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज हमको पता है जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन 90% एटलीस्ट जो अभी तक विजिबल है सबको, आप मानोगे कि आपने इतना पढ़ लिया है, विच विल बी मोर देन इनफ फॉर एनीवन इन दिस एंटायर यूनिवर्स। एनीवे, गोइंग बाय फर्दर, अब आते हैं आपके यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर। इसके लिए हम क्या करेंगे? दो बॉडीज ले लेंगे बेटा। मैंने एक बॉडी ले लिया ए, दूसरा बॉडी ले लिया यहाँ पर बॉडी बी। अब मैं कहता हूं ये जो बॉडी ए है इसका मास m1 है, और ये जो बॉडी बी है इसका मास m2 है। बॉडी ए का सेंटर ये है, बॉडी बी का सेंटर ये है। अब इसके सेंटर से उसके सेंटर तक मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और बोल देता हूं इसके सेंटर से उसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज आर। बॉडी ए और बॉडी बी के बीच के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है? आर। मतलब मासेस m1 m2 जो हैं उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या आ रहा है? आर आ रहा है। अब आते हैं सीधा किस पर? कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब एक तो पता लग गया न्यूटन का है, एक पता लग गया यूनिवर्सल है सब जगह। ग्रेविटेशन क्या था? मैंने स्टेटमेंट पहले ही बोला था, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। तो यहां पर क्या होने वाला है? ग्रेविटेशन का लॉ है, क्या बोलोगे? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। अगेन वही चीज, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस which is directly proportional to product of the masses। क्यों? ग्रेविटेशन बिकॉज ऑफ मासेस आता है ना, तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, दैट इज F प्रोपोर्शनल टू m1 m2। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। यहीं पर एक चीज और आती है, इन दोनों के बीच में इसके सेंटर से उसके सेंटर तक का डिस्टेंस क्या है? r। तो आपके पास यूनिवर्सल लॉ क्या बोलता है? फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ their masses and is inversely proportional to स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। मतलब इन दो के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर है और उसके लिए आपका फोर्स क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आप इस तरह से ऑब्जर्व करते हो जिसके लिए वो फिजिकल क्वांटिटी इज कमिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, हम बोलते हैं इट इज ओबेइंग इनवर्स स्क्वायर रूल। इट इज ओबेइंग इनवर्स स्क्वायर रूल। तो हमको सीधा पता लग जाता है कौन सा रूल ओबे कर रहा है? इनवर्स स्क्वायर रूल। अब जब भी आपके पास अलग अलग फॉर्म में इक्वेशन बनती हैं एक सेम कॉन्सेप्ट के अंडर, हम उन इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन क्यों करना होता है? ताकि एक नई इक्वेशन मेरे पास बन जाए। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करूंगा क्या बनेगा?
F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब एक नया कॉन्सेप्ट, प्रोपोर्शनैलिटी इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वलिटी में कन्वर्ट करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी है यार, इसको कन्वर्ट करना है, किसमें करना है, इक्वलिटी में, तो मैंने लिख दिया F इक्वल टू, अब कांस्टेंट आएगा। अब ग्रेविटेशन के लिए कांस्टेंट कौन सा आने वाला है, कैपिटल G, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर। अब द पॉइंट है, जितने भी आप लोग रिलेशन करोगे ना, कंफ्यूजन किस चीज को लेकर रहता है, बहुत सारे रिलेशन में कांस्टेंट आता है, बहुत में कांस्टेंट नहीं आता। अब यहाँ कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट क्या आ रहा है जी। अब कंफ्यूजन किस चीज को लेकर है यार, यहाँ तो कांस्टेंट आ गया है, कुछ केसेस में कांस्टेंट नहीं आता है। जिन केसेस में कांस्टेंट नहीं आता है वहां उस कांस्टेंट का वैल्यू है 1। 1 मतलब यूनिट वैल्यू, यूनिट का मतलब होता है 1। तो जिन केसेस में आपके कांस्टेंट की अपीयरेंस वहां पर आपकी इस पर्टिकुलर इक्वेशन में नहीं दिखाई देती है, मतलब वहां पर उस कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ रहा है, 1। लेकिन मैंने यहाँ क्या लिख दिया है जी, मतलब इसका कोई ना कोई वैल्यू होगा, यहाँ पर इसका कोई ना कोई वैल्यू होगा। तो आपका अगर दो बॉडीज जिनके मासेस m1 m2 दे रखे हैं, उनके बीच में आपको फोर्स निकालनी है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको जी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जो आपका जी है बेटा, इस जी को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वी कॉल इट टू बी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलने का भी एक रीजन है, क्योंकि आपके पास इस जी का वैल्यू थ्रू आउट यूनिवर्स कहीं भी जाओ चेंज नहीं होता है। जैसे मेरा वेट है जो यहाँ है वो अलग है, मैं किसी और जगह जाऊंगा वो अलग हो जाएगा। इफ आई टेक अ फ्यू केसेस, एज इफ आई एम इन दिल्ली, so when I'm in Delhi my weight will be different. Now I'm going to some down south, my weight will be different. Now I move to Kashmir, JNK, my weight will be different, depending upon what, depending upon gravity, acceleration due to gravity. तो उनके बेसिस पर मेरा वेट लगातार चेंज होता रहेगा। लेकिन जो आपका ये G है, कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। फॉर दिस रीजन वी कॉल इट टू बी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और काफी सारे लोग इसको सिंपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं, विच इज ऑल्सो करेक्ट। यू डोंट नीड टू मिस इंटरप्रेट थिंग्स। अब यहां पर आपका जो कैपिटल जी है बेटा, इसका वैल्यू आता है 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। तो ये आपके पास वैल्यू आती है किसकी, कैपिटल जी की। एंड दिस कैपिटल जी इज टेकन एज योर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जी का वैल्यू मेरे पास ही आ गया है यार। जब ये वैल्यू जी का आ गया है, अब स्टैंडर्ड वैल्यू है, हर बार जब मेरे को फॉर्मुलेट करना है, फोर्स निकालना है, जी का वैल्यू फिक्स हो गया है, बाकी का वैल्यू डालना है और मैं आसानी से फोर्स निकाल सकता हूँ। यहाँ पर एक चीज और बता दूं, हम लोगों को यूनिट को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यूनिट कहाँ से आ गया, समझ आ रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर याद करना पड़ेगा यार, बड़ा यूनिट है। अगर आपको ये पता लग गया है तो आप आसानी से यूनिट निकाल सकते हो। कैसे, जी का वैल्यू निकालना है, तो मैं जी लिख देता हूँ, आर स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्या बनेगा, जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर। जी तो यही है, m1 m2 को नीचे ले गए हैं एफ आर स्क्वायर के, ये बन जाएगा अपॉन m1 m2 m2। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मींस मीटर का स्क्वायर, अपॉन मास इंटू मास, मास का क्या होता है किलोग्राम, इसका भी क्या होगा किलोग्राम, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। अब जब ये किलोग्राम स्क्वायर ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर kilogram inverse square, which is the value of your universal gravitational constant, which I believe is clear to everyone. मेरे हिसाब से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां पर मैं एक चीज इससे रिलेटेड और आपको बताना चाहता हूं, that is generally taken as your characteristics। किसके बेटा, characteristics of your gravitational force। ये जो फोर्स हमने निकाला है ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसके आप कह सकते हैं क्या प्रॉपर्टीज होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो मैं यहां आपसे डिस्कस करता हूं। सबसे पहली यार, पहली प्रॉपर्टी तो सीधी है, आप क्या बोलते हो, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स क्या होगी, हमेशा अट्रैक्टिव होगी। यही बोला था ना हमने, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम और डिफरेंट मासेस। तो पहली प्रॉपर्टी क्या आ गई है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, जो सबसे आसान वाली है। और ये कहां से पिक करी है हमने बेटा, इसकी प्रॉपर्टी से पिक कर लिया, इसकी स्टेटमेंट से पिक कर लिया है। दूसरा, यहां पर ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको यहां लिखने से पहले समझा दूं। मेरी बॉडी के सेंटर से इस बोर्ड की बॉडी के सेंटर तक
एक लाइन जोड़ दिया मैंने, अब मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये मुझ पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर तक जो फोर्स अप्लाई होती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स. इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज सेंट्रल फोर्स. सो बेसिकली द फोर्स बिटवीन सेंटर ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट इज सेंट्रल फोर्स. तो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इसके सेंटर से उसके सेंटर तक कौन सी फोर्स है? सेंट्रल फोर्स. तो पहला पार्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव है. दूसरा, इट इज सेंट्रल फोर्स. ये आपकी एक कौन सी फोर्स होती है? इट इज अ सेंट्रल फोर्स. अब आता है इसका थर्ड और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, जो हम यहां डिस्कस करेंगे. दैट विल बी वन मोर प्रॉपर्टी रिगार्डिंग योर ग्रेविटेशनल फोर्स. इस कॉन्सेप्ट पे आ जाओ यार. F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F प्रोपोर्शनल टू 1/r². 1/r² का मतलब क्या है? मैंने अभी बोला था, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, हम बोलते हैं वो क्या ओबे कर रहा है? इनवर्स स्क्वायर रूल ओबे कर रहा है. अगर वो इनवर्स स्क्वायर रूल ओबे कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या ओबे कर रहा है? आपके इनवर्स स्क्वायर रूल को ओबे कर रहा है. अगर वो इनवर्स स्क्वायर रूल को ओबे कर रहा है तो मैं यहां क्या बोल दूंगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर रूल. ये आपके पास इसका थर्ड और काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हमारे पास इसके कोरस्पॉन्डिंग आती हैं वो आती हैं. सो ये हमारे पास आज का पहला पार्ट है जो ग्रेविटेशन में विच वाज टू बी डिस्कस्ड. सो आई एम डन विद दिस. आई होप जो चीजें आपने यहाँ देखी हैं वो आपको समझ आ गई हैं. You are requested to look into it again and again if there's some doubt regarding it, and you can write your questions in the comment section also. Now there's one request from my side. Please share, like and subscribe my channel. Thank you.